नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं 16 चैप्टर जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का है, पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन। इस वीडियो में खास क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भैया इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चों के लिए सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में कर दिया है बाइलिंगुअल। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर बाइलिंगुअल लेके आया करो, बाइलिंगुअल लेके आया करो, क्योंकि हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, इसलिए। तो टेंशन नहीं है, इस बार से आपको सब कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। देखिए जरा, देखिए सब कुछ जैसे अगर ऊपर इंग्लिश में है, सेम टू सेम चीजें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आराम से शांति से समझना है, सब कुछ समझ में आएगा एक साथ। पहले से ही हम आपको बाइलिंगुअल समझाते हैं, फिर भी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव से है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आप इस चैप्टर को कंप्लीट ही समझें आज। इसमें ऑब्जेक्टिव बजाएं, स्मॉल जो छोटे क्वेश्चन होते हैं हमारे वेरी शॉर्ट जिसे बोलते हैं अति लघुत्तरीय, वो हो जाए, है ना। लघुत्तरीय यानी जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो हो जाए। लॉन्ग मैसेज में क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में है, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक बार क्या कर लेंगे, आप इनको देख लेंगे। देखिए जरा, सब कुछ आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, जो भी आपको लेना है वहां से आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको देखने से मिलेगा यहाँ से, जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि बहुत छोटे उत्तर जिनको बोलते हैं हम, अति लघुत्तरीय वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां से देखने को मिलेगा, यहाँ से ही। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोगों का है कि व्हाट आर लेयर्स एंड बॉयलर्स, है ना। लेयर्स एंड बॉयलर्स, हिंदी में ये क्वेश्चन पूछता है कि लेयर्स क्या होती हैं और बॉयलर्स क्या होते हैं। लेयर्स और बॉयलर्स क्या होते हैं, तो पहले मैं हिंदी में ही समझा देता हूं कि मादा पक्षी जिन्हें अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें लेयर्स कहा जाता है। वो पक्षी जिन्हें अंडा उत्पादन के लिए, मतलब उनसे हम सिर्फ अंडा लेते हैं व्यापार के लिए, उनको हम बोलते हैं लेयर्स। और जो मांस के उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं बॉयलर्स। किसके लिए? मांस के लिए पाले जाने वालों को क्या बोलते हैं? बॉयलर्स। सेम बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। द फीमेल बर्ड्स विच आर रेयर्ड here for the purpose of egg production are called layers, while the birds reared for the purpose of meat production are called boilers। तो बस याद रखना, लेयर्स और बॉयलर्स, अंडा उत्पादन के लिए पाले जाने वाले लेयर्स और मांस उत्पादन के लिए पाए जाने वाले को हम बॉयलर्स बोलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन हिंदी में यहाँ देख लीजिए, मुर्गी में अंडे देने की अवधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना। वेरीफाई डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ एग प्रोडक्शन इन हैन। मुर्गियों में जो अंडा देने की जो प्रोसेस है, कब से वो देना स्टार्ट करती हैं, इनको अच्छी तरीके से क्या करिए, वेरीफाई करिए, उनको बताइए, डिस्क्राइब करिए। तो देखो पहले हिंदी में समझते हैं कि मुर्गियों में अंडा देना लगभग 22 हफ्ते की उम्र से शुरू होता है। कब से स्टार्ट होता है? 22 हफ्ते की उम्र से शुरू हो जाता है। इसके बाद अंडे का उत्पादन तेजी से बढ़ता है। 32 से 35 सप्ताह की उम्र में अंडे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लगभग 18 महीने की उम्र में अंडे का उत्पादन काफी कम हो जाता है और लेयर को बदल दिया जाता है। देखिए सबसे पहले कब स्टार्ट होता है उनमें? 22 सप्ताह की इससे स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा अंडे कब दे रही होती है मुर्गी, कौन सी उम्र में दे रही होती है? तो 32 से लेके 35 सप्ताह की जो उम्र होती है, इसमें सबसे हाई अंडा प्रोडक्शन करती है मुर्गी और 18 महीने तक ये प्रोसेस चलती है। उसके बाद उसके अंडे देने की जो होती है ना, वो क्षमता कम हो जाती है और वो लेयर जो होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अदर मुर्गी से। देखिए जरा यहाँ पे, एग प्रोडक्शन इन चिकन्स स्टार्ट एट अबाउट 22 वीक्स। कब से स्टार्ट हो जाता है? 22 वीक्स। आफ्टर दिस एग प्रोडक्शन इंक्रीज रिपीडली, उसके बाद फिर ये बढ़ता जाता है और एग प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एट द एज ऑफ 30 टू 35 वीक्स। मतलब 32 से 35 वीक की जो उम्र है उसके अंडे देने की सबसे हाई उम्र होती है एट द एज ऑफ अबाउट 18 मंथ। कब तक चलती है ये?
18 मंथ 18 मंथ की उम्र तक वो अंडी दे सकती है। एग प्रोडक्शन डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड द लेयर्स इज रिप्लेस्ड, और उसके बाद जो मुर्गी होती है, जो ये लेयर मुर्गी होती है, क्योंकि अंडे देने वाली को क्या बोलते हैं, लेयर, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। तो 22 जो होते हैं ना, 22 सप्ताह की उम्र से वो अंडा देना स्टार्ट करती है, 32 से 35 सप्ताह की उम्र में सबसे ज्यादा देती है, और 18 मंथ के बाद देना बंद कर देती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एग। फ्रेश एग जो होते हैं उनके ताजे अंडों के कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण बताइए। जहां पे दिया है देखो, ताजे अंडे की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली क्या है, पानी में डालने पर यह डूब जाता है। फ्रेश अंडा क्या होता है, पानी में डालने पर डूब जाता है। ताजे अंडे को तोड़ने पर हल्की मीठी गंध आती है। ताजे अंडे को तोड़ते हैं तो हल्की मीठी गंध आती है। ताजे अंडे के किनारे पर 25 पैसे के सिक्के के आकार का हवा की जगह एक काला धब्बा दिखाई देता है। ताजे अंडे के किनारे पर एक हल्का सा धब्बा दिखाई देता है, जैसे 25 चवन्नी जैसा है ना, याद रखना ये, ठीक है। देखिए जरा, इट सिंक्स व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, मतलब वाटर में क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। अ लाइट स्वीट स्मॉल, हल्की सी स्वीट स्मेल कम आउट व्हेन द फ्रेश एग इज ब्रोकन, अंडे को तोड़ने पर हल्की मीठी स्मेल आती है। आ ब्लैक स्पॉट ऑफ एयर स्पेस द साइज ऑफ a 25 पैसेस कॉन इनविजिबल एट द एंडेज ऑफ द एग, द फ्रेश एग। फ्रेश एग्स के जो एंड पे क्या होता है, एक हल्का सा काला धब्बा दिखाई देता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, व्हाट इज मीन बाय हैचिंग। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगा लीजिए आप स्टार, ठीक है। द पर्पस ऑफ टाकिंग आउट अ चिक फ्रॉम एग इज कॉल्ड हैचिंग। देखिए हैचिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। अंडे से चूजे निकालने की प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। अंडे से चूजे निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हैचिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ taking out a chicken from egg is called hatching। अंडे को तोड़ के उससे जो एग चूजा निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी याद रखना है। राइट मेथड्स ऑफ हैचिंग। हैचिंग की मेथड्स के बारे में बताइए। अंडे सेने के तरीके। हैचिंग मतलब क्या होता है, अंडा सेने बोलते हैं इसको, सेना। तो अंडे सेने की जो तरीके होते हैं उनके बारे में बताइए। तो 2 तरीके होते हैं, नेचुरल मेथड बाय ब्रूड हैन और आर्टिफिशियल मेथड बाय इंक्यूबेटर, है ना। 2 तरीके हैं। ब्रूड मुर्गियों द्वारा प्राकृतिक तरीके से अंडे सेके जाते हैं। ब्रूड मतलब जो चूजे उत्पादन के लिए रखी गई हैं, है ना, उनके द्वारा। और अगला होता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के द्वारा कृत्रिम तरीके से करना। इंक्यूबेटर एक मशीन होती है, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो 2 तरीके हमारे पास हैचिंग के होते हैं, अंडे सेने के होते हैं। हिंदी मीडियम वालों को बेटा हैचिंग भी याद रखना है, और सेने की जो प्रोसेस होती है उसी को हैचिंग बोलते हैं, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, राइट दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्यूबेटर। क्या है, राइट दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर को क्लासिफाई करिए, इंक्यूबेटर का वर्गीकरण लिखिए। तो उत्तर है हमारे पास, इंक्यूबेटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला होता है प्लेन इंक्यूबेटर, प्लेनर इंक्यूबेटर, जिसमें गर्म हवा और गर्म पानी यूज किया जाता है। कैबिनेट इंक्यूबेटर, इसमें भी 2 चीजें यूज हो जाती हैं, गर्म हवा और गर्म पानी। देखो प्लेनर इंक्यूबेटर होता है जिसमें हॉट एयर और हॉट वाटर यूज करा जाता है। कैबिनेट इंक्यूबेटर होता है जिसमें भी हॉट एयर और हॉट वाटर यूज किया जाता है। दोनों ही, चाहे प्लेनर इंक्यूबेटर हो चाहे कैबिनेट इंक्यूबेटर हो, दोनों में ही गर्म पानी और गर्म हवा का यूज हम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, और इसमें आप ये 5-6 क्वेश्चन ही है आपके पास, ज्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चन थे, लेकिन 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब आ गए यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के पास है, 2 तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने दोनों तरीके से लिख रखा है कि व्हाट थिंग्स शुड बी
कीप इन माइंड वाइल sorting eggs for hatching, है ना। हाउ विल सिलेक्ट एग फॉर एवोप्रेस प्रोडक्शन, अंडे सेने के लिए अंडे छांटते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अंडे देने वाले उत्पादन के लिए अंडे कैसे चुनेंगे, मतलब आप समझिए, ये समझिए कि अंडे को हैचिंग के लिए उससे चूजा निकले, इन बातों को, इससे पहले अंडे को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इन बातों का ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। तो अंडा किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाएगा हैचिंग के लिए, आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। मैं एक वन बाय वन दोनों पॉइंटों को हिंदी और इंग्लिश में समझाते चलूंगा। जैसे पहला ही है, एग मस्ट बी रिकवर्ड विद इन 24 आवर ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के 24 घंटे के अंदर हमको अंडा कवर कर लेना है। अंडे संभोग के 24 घंटे के भीतर प्राप्त कर लेना चाहिए। जब फीमेल और मेल जो मुर्गियां होते हैं उनके मिलने के 24 घंटे के अंदर हमारे पास एग आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, आपको नॉलेज होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन ऑफ एग की, अंडे के निषेचन की जानकारी होनी चाहिए कि अंडा फर्टिलाइड है या अनफर्टिलाइड। दो तरह के अंडे होते हैं, फर्टिलाइड और अनफर्टिलाइड, लेकिन आपको हैचिंग के लिए चाहिए। हैचिंग मतलब जिससे हमको चूजा निकालना है, ठीक है। अब अनफर्टिलाइड एग से तो चूजा निकलेगा नहीं, तो उसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, तो आपको वही एग सिलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, फर्टिलाइड एग हो, उसी से हमको क्या होगा, उसी से हमको जो है मुर्गी का जो चूजा होता है वो प्राप्त होगा। अगला देखिए जरा, द वेट ऑफ एग शुड बी बिटवीन द 50 टू 50 टू 59 ग्राम्स। देखिए जरा, 50 से 59 ग्राम के बीच में बंदा जो अंडे का वजन होना चाहिए वो फर्टिलाइड एग माना जाता है। इसके अलावा एग शुड बी डार्क ब्राउन इन अ कलर, कलर में डार्क ब्राउन होना चाहिए, वही है, अंडा गहरे भूरे रंग का होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो देसी अंडा होता है हल्का सा ब्राउन कलर का होता है, और जो फार्मी अंडा होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कारण क्या है, क्योंकि जो फार्मी अंडा है वो अनफर्टिलाइड है, इसलिए उसे चूजा प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अगला देखिए, द एग शुड नॉट बी मोर देन 1 वीक ओल्ड, एक वीक से पुराना नहीं होना चाहिए, अंडा एक सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। एग शुड बी हैव स्मूथ सेल्स, उसकी सेल कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अंडे के छिलके चिकने होने चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अंडे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडा 24 घंटे के अंदर आपके पास आ जाना चाहिए, आपको फर्टिलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अंडे का वजन 50 से 59 ग्राम होना चाहिए, कलर में डार्क ब्राउन होना चाहिए, ठीक है, एक वीक से पुराना नहीं होना चाहिए, अंडे के सेल पर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो हिंदी मीडियम वाले खुश होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज इस वाली वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताना बेटा कि आप लोग खुश हैं कि नहीं है। इस तरीके से हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट इज कॉल्ड अ कैंडल, है ना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कैंडल किसे कहते हैं इसके उपयोग लिखिए, कैंडल किसे कहते हैं इसके उपयोग लिखिए। व्हाट इज कॉल्ड अ कैंडल, राइट इट यूज। अब देखना कैंडल क्या होती है, पहले हम आपको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे है कैंडलिंग, कैंडलिंग या कैंडल एक ही बात होती है। कैंडलिंग, कैंडलिंग एक ऑप्टिकल उपकरण है। आप कैंडलिंग को यहाँ पे ऑप्टिकल उपकरण समझ सकते हैं, एक टॉर्च समझ सकते हैं, या एक मोमबत्ती समझ सकते हैं। इस उपकरण का यूज निषेचित अंडों के भ्रूण विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कैंडलिंग में एक बड़ा इलेक्ट्रिक बल्ब और अंडा रखने की जगह होती है। अंडा रखकर उसके एयर सैक, अंडे की सफेदी और अंडे की जर्दी की जांच की जाती है। यह प्रक्रिया सफेद अंडे में चौथे या पांचवें दिन, ये याद रखना, सफेद अंडे में चौथे या पांचवें दिन और भूरे अंडे में छठे या सातवें दिन की जाती है। कैंडलिंग के मुख्य रूप से उपयोग समान रूप से बढ़ रहे हैं। अंडे से मृत भ्रूण वाले अंडों को अलग करने के लिए किया जाता है। कुल मिला के जो कैंडलिंग की प्रोसेस होती है, बहुत पहले क्या होता था, एक मोमबत्ती जला के रखते थे सामने और उसमें ऐसे करके अंडे को देखते थे अंधेरे कमरे में। अगर कोई अंडा फर्टिलाइड है तो उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट दिखता था, और जो फर्टिलाइड एग नहीं है उसके अंदर ब्लैक स्पॉट नहीं दिखता था। तो इससे पता लगा लेते थे कि कौन सा अंडा क्या है, फर्टिलाइड है और कौन सा फर्टिलाइड नहीं है। इसी को देख के एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम दिया गया कैंडलिंग। उसमें क्या होता है, पीछे एक टॉर्च लगी रहती है और आगे अंडा रखने के लिए जगह होती है, उस तरफ से लाइट आती है और अंडे के यहाँ से गुजर के दिखती है। तो अगर बीच में फर्टिलाइड एग होगा तो वहां पे एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि चौथे और पांचवें दिन करी जाती है व्हाइट एग में, और ब्राउन में करी जाती है छठवें और सातवें में। देखो यहाँ पे दिया है
कैंडलर इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? कैंडलर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, है ना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा चल रहा है उसमें, इस बात के लिए, और फर्टिलाइज्ड एग के जानने के लिए इसका यूज करा जाते हैं। कैंडलर हैज अ लार्ज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ प्लेस ऑफ कीप्ड द एग, एग को रखने के लिए जगह, बाय कीपिंग द एग इट्स एयर सैक, ठीक है। एग wetness and egg yolk are examined. This process is done on the fourth or fifth day white egg and on the sixth or seventh day in brown egg, ठीक है। ब्राउन एग में सिक्स और सेवेंथ डे में करना है और फोर्थ और फिफ्थ डे में करना है व्हाइट एग में। कैंडलर इज मेनली यूज टू सेपरेटेड एग containing that embryo from the egg that growing normally, ठीक है ना। नॉर्मल एग को जो होते हैं और जिसमें एम्ब्रियो मर चुका है, खराब हो चुका है, उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको आगे समझ में आएंगी अभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, राइट द एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ हैचिंग एग बाय द हैन थ्रू नेचुरल मेथड। ये क्वेश्चन भी आप अति इंपोर्टेंट में लेके चलेंगे, अति इंपोर्टेंट में लेके चलेंगे, ठीक है, कि भैया आप मुझे मुर्गियों के द्वारा प्राकृतिक तरीके से अंडे सेने, यानी कि मुर्गियों के, हमने पढ़ा था हैचिंग की दो मेथड, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड के कोई 3 फायदे और 2 नुकसान बताने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 फायदों की, ठीक है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखो एडवांटेज ऑफ हैचिंग का क्या है, बेनिफिशियल फॉर स्मॉल पोल्ट्री फार्मर्स। पहली बात यह है कि भैया जो छोटे मुर्गी पालकों के लिए कैसा होता है, ये फायदेमंद होता है। दूसरा क्या है, द हैन लेयर्स एग कंटिन्यूअसली, जो हैन होती हैं वो लेयर्स कंटिन्यूअसली हमको मिलती रहती हैं, यानी कि मुर्गी लगातार अंडे देती रहती हैं। इसके अलावा आफ्टर हैचिंग द एग सी ऑल्सो राइज द चिकन्स, वो मुर्गियां खुद ही उनको पाल लेती हैं, अंडे सेने के बाद वह चूजे को भी पालती हैं, तो इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, देयर इज नो नीड फॉर एक्सपेंसिव मशीनरी और टेक्निकल नॉलेज। इसके लिए हमको यह काम बहुत कम खर्चीला है, इसके लिए महंगी मशीनरी, टेक्निकल जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। मुर्गियां जो होती हैं वो खुद से ही इस काम को कर लेती हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें नेचुरल मेथड की, तो ये नॉट कमर्शियली, है ना, कमर्शियली नहीं है, यह कमर्शियली फायदेमंद नहीं है, मतलब व्यापारिक रूप से इसका फायदा नहीं ले सकते, इससे बहुत कम अंडे जो हैं वो हैच होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, अंडे सेने वाली मुर्गियां समय पर नहीं मिलती हैं। अब मुर्गियां भी तो अंडे सेने के लिए टाइम पे उपलब्ध हो आपके पास, तो ये रोस्टिंग एंड इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइम। जो सेने वाली, जो रोस्टिंग यानी उसको गर्म करने वाली जो मुर्गियां होती हैं, हैचिंग, द हैचिंग हेन्स इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑन टाइम, तो इस बात का दिक्कत होता है। बाकी आपके लिए फायदेमंद है, अगर आप छोटे फार्मर्स होते हैं तो आपके लिए कैसा रह जाएगा, फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके, नेचुरल मेथड के, नेचुरल मेथड ऑफ हैचिंग, नेचुरल मेथड ऑफ हैचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना है बेटा। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ, कि राइट द एडवांटेज ऑफ हैचिंग एज यूजिंग इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर में इसके एडवांटेज बताने, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और 23 में और 24 में भी आया। देखो क्या किस नाम से आया 23 और 24 में, राइट एनी 5 एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्यूबेटर। यूजिंग इंक्यूबेटर के 5 एडवांटेज बताने। इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने की कोई 5 फायदे लिखिए। अब 5 के 5 फायदे हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझेंगे, आप शांति से बने रहें। देखिए पहला आप लोगों को समझना, इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करने के अंडे सेने के मुख्य फायदे इस प्रकार हैं कि पहला है, अंडे किसी भी महीने में किसी भी समय से जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्स कैन बी हैच्ड एट एनी टाइम इन एनी मंथ, किसी भी समय किसी भी महीने में हम अंडों को हैच कर सकते हैं, जबकि मुर्गियां टाइम पे उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरा क्या है, बड़ी संख्या में चूजे कमर्शलाइज तौर पर पैदा किए जा सकते हैं, आपको व्यापारिक तौर पर कमर्शलाइज भी मिल सकते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ चिकन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली, क्योंकि आप अंडों से मुर्गे इंक्यूबेटर की मदद से बहुत सारे चूजे निकाल के बेच सकते हैं। इसके अलावा
चूजों को बीमारी नहीं होती है, मुर्गियों की जो बीमारियां हैं वो चूजों को नहीं लगती है। चिकन्स डू नॉट सफर फ्रॉम डिजीज, चूजों को क्या नहीं होती है, बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा चूजे सिर्फ 18 दिनों में निकल जाते हैं। आज आपने एग निकला, उसके 18वें दिन आपको चूजा मिल जाएगा इंक्यूबेटर से, अगर आप उसको हैच करवाएंगे तो। चिकन्स हैच इन जस्ट 18 डेज, कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है ना। इसके अलावा पोल्ट्री उत्पादन पूरे साल किया जा सकता है। मुर्गों का उत्पादन कब किया जाता है, पूरे साल किया जा सकता है। पोल्ट्री प्रोडक्शन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या होंगे, फायदे देखने मिलेंगे इंक्यूबेटर के। पहला क्या मिलेगा कि अंडे को महीने के किसी भी समय में और किसी भी महीने में किया जा सकता है, जबकि मुर्गियां हर महीने हैच नहीं करती हैं। बड़ी मात्रा में कमर्शलाइज कर सकते हैं अपन चूजों को। इसके अलावा जो चिकन होते हैं उनको बीमारियां नहीं होती हैं, और चिकन हैच हो जाता है ओनली ऑन 18 डेज के अंदर। इसके अलावा पोल्ट्री प्रोडक्शन कैन बी डन थ्रू ऑल ईयर, आप पूरे साल मुर्गों का उत्पादन कर सकते हैं, चूजों का उत्पादन कर सकते हैं। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना बेटा इसमें। देखिए वेरी एंड मोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 23-24 में आया था, लगातार क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, राइट एनी 5 नेसेसरी प्रिकॉशंस व्हाइल हैचिंग एग यूजिंग इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, यही क्वेश्चन है कि इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते समय, अंडों को सेते समय कोई 5 जरूरी सावधानियों को लिखिए। इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करके अंडे सेने के लिए आदर्श स्थितियां क्या होती हैं, वही सावधानियां हैं, वही क्या है, आदर्श स्थितियां है यूजिंग इंक्यूबेटर। आइडियल कंडीशंस अगर आपसे पूछे या फिर प्रिकॉशंस पूछे तो आपको दोनों में ही क्या रखना है, सावधानियों का ध्यान रखना है, आपको उनका आंसर देना है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आपको रखना है। देखिए यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे इंग्लिश का आंसर दिया है। पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में जल्दी समझा हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए जरा, अंडे की फर्टिलाइजेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अंडा फर्टिलाइड है नहीं है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और अनफर्टिलाइज एग को लेके क्या ही कर लेंगे आप, ठीक है। अंडों को ट्रे में चौड़ी तरफ ऊपर करके रखना चाहिए, मतलब जो अंडे को हैच कर रहे हैं इंक्यूबेटर में रख रहे हैं ट्रे में जमा के, तो जो चौड़ा पार्ट होता है वो ऊपर और सकरा पार्ट होता है वो नीचे होना चाहिए। इंक्यूबेटर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछे तो 37.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.5% होनी चाहिए, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके अंदर 60% होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा अंडे की ट्रे को हर 24 घंटे के में 4 बार घुमाना चाहिए। इधर से उधर आप क्या करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, अंडे की ट्रे को घुमाते रहना चाहिए। कितनी बार, 24 घंटे में 4 बार। यही की यही बात ऊपर लिखी हुई है, तो इंग्लिश में समझना, मैं बोल रहा था ना इंग्लिश में समझना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए जरा, देयर शुड बी कंप्लीट नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन की फुल नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा द एग शुड बी प्लेस्ड वाइल्ड साइड ऑफ अप इन द ट्रे, ट्रे में चौड़ा अंडा ऊपर, सकरा अंडा नीचे। अंडा ऐसा होता है ना, एक तरफ चौड़ा एक तरफ सकरा, तो सकरा नीचे होना चाहिए, चौड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द इंक्यूबेटर शुड बी कीप्ड एट 100 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37.8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑक्सीजन का कंटेंट इसमें होना चाहिए 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए 0.5%, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 60%। एग जो ट्रे होते हैं शुड बी टर्न 4 टाइम्स एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में 4 बार ट्रे को घुमाना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं अभी, ठीक है। हर क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही है बेटा, याद रखना इनको, कुछ नहीं है, एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से 2-4-6 क्वेश्चन याद कर लेंगे, उसी में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। राइट, व्हाट आर द 5 ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया। इतनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। भारत में पोल्ट्री फार्मिंग के विकास में कोई 5 बाधाएं लिखिए, ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस साल इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। कोशिश रहे कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाएं। इंडिया में पोल्ट्री फार्मिंग करने की क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग करने से कम लोग झिझकते हैं, ये पूछ रहे हैं ये लोग।
दिक्कतें क्या हैं? देखो, अंडे के बारे में अंधविश्वास और धार्मिक धार्मिक मान्यताएं। अंडे के बारे में अंधविश्वास क्या है कि अंडे खाने से बीमारी हो जाती है, और धार्मिक मान्यताएं है कि हमको एग जो है नॉन वेज में आता है इसलिए हमको नहीं खाना चाहिए, है ना। दूसरा, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि है कि नहीं, हमको बस लिखना है। हम 12th लेवल पर हैं, अभी पीएचडी लेवल पर नहीं है कि हम उसको शुद्ध करने में बैठ जाएं। तो आप तो बस बोलना है कि इसमें अंधविश्वास रहता है और धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो है ना। तो वही है रिलीजियस बिलीफ्स, है ना, रिगार्डिंग एग्स, बस वही है। इसके अलावा अंडे के पौष्टिक गुण के बारे में जानकारी कम होती है ना। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ एग, एग की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में जहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। स्टोरेज सुविधाओं की कमी और अपर्याप्त परिवहन सुविधा होती है, ठीक है। अपर्याप्त परिवहन सुविधा है मतलब लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज एंड इंक्रेडिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मतलब भैया अब एग आपके पास तो है लेकिन आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग बाग उसमें घाटा खा लेते हैं और बंद कर देते हैं। इसके अलावा बीमारियों और परजीवी मुर्गियों के खतरे होने का कारण रहता है, ठीक है। मतलब बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। डिजीज एंड पैरासाइट्स आर द क्यूज ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ चिकन्स, मतलब भैया आप इस बात को समझिए कि आपने देखा है बर्ड फ्लू वगैरह टाइप की बीमारियां आई थी तो कितनी सारी मुर्गियों को फेंक दिया गया था, अंडों को फेंक दिया गया था। ऐसी बीमारियां होने का डर रहता है, तो घाटा ना लगे इस वजह से बहुत सारे लोग इसको नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुर्गियों के पौष्टिक चारे की कमी, है ना, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फीड्स फॉर चिकन, चिकन के लिए अच्छा खाना की कमी हमारे यहाँ होती है। इन बातों का ध्यान रखें, इस वजह से पोल्ट्री फार्मिंग का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, पहले से तो हालांकि बहुत बढ़ गया, हम पीएटी में इस बात को बताते हैं, देखते हैं कि वहां पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे जो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज ब्रूडर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रूडर। ब्रूडर क्या है, इसके अच्छे ब्रूडर की 4 विशेषताएं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट लगा लीजिए, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए जरा ब्रूडर क्या होता है अपन समझते हैं, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। इसमें सूखा वातावरण बनाए रखा जाता है, ठीक है। और मुर्गियों के, देखो ब्रूडर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मुर्गियों के चूजों को पालने के, हैचिंग के बाद जो चूजे आते हैं ना उनको पालने के लिए किया जाता है। एक अच्छे ब्रूडर में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या, इसमें वातावरण सूखा बनाए रखा जाता है। ब्रूडर एक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंचनी चाहिए। ब्रूडर में पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। ब्रूडर में तापमान नियंत्रण की सुविधा होनी चाहिए। ब्रूडर में चूजों के लिए बिस्तर सूखा सूखा रहना होना चाहिए जहां पे वो बैठते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें सुविधाएं होती हैं इसके अंदर, ब्रूडर के अंदर मुर्गियां नहीं है। अब देखो इनक्यूबेटर साहब ने उनको सेक कर लिया तो उनको पालोगे भी तो सही ना। तो उनको पालने का जो कमरा टाइप का होता है उसे ब्रूडर बोलते हैं। अ ड्राई एटमॉस्फेयर है ना, मेंटेन इन इट, इनके अंदर ड्राई मेंटेन करना है। सनलाइट रीच द ब्रूडर्स इजीली, सनलाइट आसानी से पहुंचनी चाहिए। देयर शुड बी adequate ventilations in the brooder, है ना। द ब्रूडर हैज द टेम्परेचर कंट्रोल फीचर, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके हम, ये होना चाहिए। द बेडिंग फॉर चिकन्स इन द ब्रूडर मस्ट बी ड्राई, जहां बैठते हैं वो उस बिस्तर का कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, उसके अंदर वो गीला नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन निपट गए। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन लगा लिए, 7 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 7 ही है, 5 भी बताए थे मैंने, 7 5, अब देखोगे तो 12 ही क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन ये हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये 7 आपसे वो नहीं लग रहा है तब भी पहले आप क्या करेंगे, शॉर्ट के जो 7 क्वेश्चन है ये तो वेरी वेरी मोस्ट है, यही लगा लीजिए आप, है ना। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए तो आप ये समझिए कि ये वेरी वेरी मोस्ट है, आप इनको लगा लेंगे, इसी में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग में थोड़े बहुत क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला ये एग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो एग का स्ट्रक्चर आप बना ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे दिया है देखो, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा आपको एक 2 लेयर बना देनी है, बीच में पीला पीला सा कर देना, इधर कनेक्ट कर देना, इधर कनेक्ट कर देना। कुछ नाम याद रख लो, है ना। जैसे कि आप जो देखो ये बीजा भाग होता है इसको यॉल्क बोलते हैं, इसको याद रखो। ऊपरी लेयर को सेल बोलते हैं, इसको याद रखो, है ना। एयर सेल होता है जो पीछे वाला होता है इसे एयर सेल बोलते हैं, इसको याद रखो, है ना। एल्बुमिन होता है, ये बीच वाला जो भाग होता है इसको एल्बुमिन बोलते हैं, जो लिक्विड निकलता है वो एल्बुमिन होता है, इसको याद रखो। बस यही पार्ट अकेले याद रखेंगे, ठीक है। ये इसके इसी का है तो ये मत करना, दूसरा वाला छोड़ दो अब, और कुछ है नहीं इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन कर लो,
इसको और समझ लेते हैं हम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेंस एग, एग का केमिकल कंपोजिशन। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वाटर होता है यानी कि पानी होता है 72%, प्रोटीन होता है 13%, फैट होता है 14, सेल्ट होता है 1 और कार्बोहाइड्रेट होता है 0.5%। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। इसलिए कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, थायमीन, है ना, ये सब जितनी चीजें देख रहे हो, एसिड, विटामिन ए आर फाउंड इन 0.5% में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में है, यहाँ पे आप देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रूडिंग। ये अपन समझ चुके हैं ऊपर, ब्रूडिंग क्या होता है आप समझिए, है ना। ब्रूडिंग मतलब जहां पे मुर्गियों के बच्चे पाले जाते हैं वो होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये है व्हाट इज आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग वही जिसमें अपन एक कमरा बना के उसके अंदर पालते हैं, उसके अंदर कौन कौन चीजें होनी चाहिए वो, तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पहले आते थे 2019 से पहले, अभी जब से ये हमारा चेंज हुआ है तब से कम हो गए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओविपोजिशन। ओविपोजिशन का मतलब होता है देखभाल करने वाला, ना, अंडे देने को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख करिए। ओविपोजिशन का मतलब यहाँ पे आपका अगर हम देखेंगे तो होता है अंडे देती हैं मुर्गियां। तो मुर्गियां जब अंडे देती हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, है ना। अंडे देने को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले है टेम्परेचर, है ना। आमतौर पर सुझाए गए तापमान से ऊपर और नीचे का तापमान अंडे देने की क्षमता को कम करता है। मतलब टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो मुर्गियां अंडे कम कर देंगी। माता पिता के स्टॉक की उम्र, आपके पास जो आपने पेरेंट्स का स्टॉक बना के रखा है, मतलब मुर्गा और मुर्गी का जो स्टॉक बना के रखा है, उनकी एज क्या है आपको पता है। 32 से अगर 35 वीक के वो लोग हैं तो अंडे सबसे ज्यादा देगी मुर्गी, ठीक है ना। उसके बाद कम होता चला जाएगा, ठीक है। फिर अंडे की गुणवत्ता, अंडे की गुणवत्ता से भी चूजे निकलते हैं, कैसे अंडे दे रही हैं वो। एयर सैक की स्थिति, अंडे इकट्ठे करने की अवधि, आप कब इकट्ठे कर रहे हैं, ब्रेक तो नहीं हो रहा है। प्रजनन प्रणाली, ये सब चीजों पे क्या होता है, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, एग पेरेंट स्टॉक हो गया, क्वालिटी ऑफ एग हो गया, पोजीशन ऑफ एग सैक हो गया, पीरियड्स ऑफ एग कलेक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये सारी चीजें क्या करती हैं, एग की जो क्षमता होती है, एग प्रोडक्शन की जो क्षमता होती है, अंडे उत्पादन की क्षमता होती है, उसको प्रभावित करती हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड है वो लगा लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द हैचिंगबिलिटी ऑफ एग। अंडे हैच करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये क्वेश्चन भी आप एक बार पढ़ लो, देख के जाने में कुछ भी नहीं जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको भी। इसमें क्या क्या हो रहा है भैया, देखिए जरा इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पेरेंट स्टॉक वो सेम टू सेम, है ना। मेल्टिंग दिलचस्पी, है ना। इसके अलावा नर्मदा में किसी मेल्टिंग की स्थिति चल रही है ना। रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल, इसके अलावा मौसम का असर, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा मौसम, ये सारी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं हैचिंग को, ठीक है। स्पर्म स्टोरेज, है ना, ब्रीडिंग सिस्टम, पोषण, विटामिन ई और वगैरह, ये सब चीजें भी क्या करती हैं, इसको इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस वाले को तो आप लगा ही लीजिए। क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में कोई भी 5 इंस्टीट्यूशन के नाम लिखिए। तो वो तो हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, ठीक है ना। इसका रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, है ना। स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट, सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी। ये सब क्या है, ये 5 के 5 पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको तो याद ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है पोल्ट्री फार्मिंग में कोई 5 लाभ लिखिए। तो इसके लाभ तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या, ये क्वेश्चन भी आप याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अधिकतर चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। डिसएडवांटेज एडवांटेज, डिसएडवांटेज एडवांटेज, जितनी भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना, सब पढ़ लो। देखो क्या होते हैं, आप एडवांटेज क्या है, यह एक कुटीर उद्योग के समान एक व्यवस्था है, यह लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है ना। जिस क्या होता है, छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, उन तरीके का एक बिजनेस है। इससे लगभग लगभग इंडिया के अंदर 20 लाख लोगों को क्या मिल रहा है, जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग आहार में जो है ना प्रोटीन की कमी को पूरा करती है, और अंडे मांस प्रोटीन के सस्ते स्रोत होते हैं। मतलब देखो आप,
ये क्या है, प्रोटीन चाहिए लोगों को, तो प्रोटीन का चीफ सोर्स होता है एग और मीट, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चिकन की बीट और अपशिष्ट जो होता है ना, वो खाद के लिए यूज कर सकते हैं हम, किसी एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, उसको हम मैन्योर्स के लिए यूज कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति लगभग 2000 करोड़ की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय प्रदान करता है ना। ये नेशनल जीडीपी के अंदर भी 2000 करोड़ का क्या करता है, योगदान देता है। पोल्ट्री फार्मिंग विदेशी आय अर्जित करने का साधन है, इसको आप बाहर भेज सकते हैं। जैसे ना 2006 और 7 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, 3.7 करोड़ तक की विदेशी आय इनकम करके दी थी, है ना। अरबों में डॉलर्स में यहाँ पे क्या होता है, अरबों डॉलर्स को पोल्ट्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में किया जाता है। ये हो गया आराम से। इसको क्या है, इनकी तो ना जो है विदेशी इनकम आ जाती है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, राष्ट्रीय इनकम में योगदान करता है ना, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, खाने के सोर्स उपलब्ध कराता है, बस, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज एन इंक्यूबेटर, ये इंक्यूबेटर कितनी बार पढ़ लिया हमने ऊपर, उसी क्वेश्चन से आप बार बार इसको पढ़ के देखेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। इंक्यूबेटर कितनी बार पढ़ लिया इंक्यूबेटर, ठीक है। अगला दे राइट द टू एडवांटेज और टू डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ हैचिंग, ये भी देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैचिंग के। अपने उसमें नेचुरल का देखा था, फिर उसके बाद नीचे हमने हैचिंग के जो है ना आर्टिफिशियल का देखा था, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अब हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग फिर भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, आप उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है, देखते रहना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो पहले तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट 100% करना हिंदी मीडियम वालों, आप बताओ आपको कैसा लगा ये। अगर आपको अच्छा लगा है तो हर वीडियो को हम ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कराएंगे, पीपीटी और अच्छा शानदार लेके आएंगे, ठीक है। बाकी आप याद करते रहिए, पूरा सिलेबस मैं आपको पेपर तक करवा के दूंगा, मेरी विश्वास रखिए। आप लोग घबरा जाते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, हम 15 दिन में कर लेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए, हमारे भरोसे मत रहिए। हम जो वीडियो दे रहे हैं उसको पढ़िए, उससे उस चैप्टर को याद करिए। बाकी अगर हमारा जो वीडियो जिस चैप्टर का नहीं आ पा रहा है उसको भी आप अपने दम पे करते रहिए, ठीक है ना। एग्जाम साथी की बुक खरीदिए इंग्लिश मीडियम वाले, वहां से पढ़िए। यहाँ पे हम आपको अमेजोन की लिंक दे देंगे इस वीडियो के नीचे, वहां से जाके आप वीडियो जो किताबें हैं वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मैन ये है कि पढ़ाई बिल्कुल 24 घंटे माइंड में रहनी चाहिए। अब ये वो समय चल रहा है जब आप 24 घंटे पढ़ाई को अपने दिमाग के अंदर रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।